असम क्लास। आज हम हेल्थ साइकोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है फ्यूचर डायरेक्शन इन हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में फ्यूचर डायरेक्शंस का ये चैप्टर है। इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास आउटलाइन कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट आउटलाइन है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ साइकोलॉजी। सेकंड पे है डिजिटल हेल्थ एंड टेली हेल्थ इंटरवेंशंस। टेली हेल्थ कहते हैं जो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स के ज़रिए एजुकेशन दी जाती है हेल्थ के हवाले से, तो उसको कहते हैं जो हमारा शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड हेल्थ साइकोलॉजी। फोर्थ वन एथिकल इश्यूज इन हेल्थ साइकोलॉजी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ये हमारे पास हैं कुछ आउटलाइंस एक चैप्टर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन हेल्थ साइकोलॉजी। देखिए इसका बेसिक मकसद जो इस चैप्टर का है वो हमें जो रिसेंटली ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसमें हेल्थ साइकोलॉजी ना काफ़ी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस इन हेल्थ नहीं बायोलॉजिकल जो बिहेवियर जो जितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं सब में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस की है, जिससे जो फेस टू फेस जो इंटरवेंशंस हैं उनको चेंज कर दिया है ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स में। और इसमें पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस उन्होंने शामिल किए और मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हमें दिए हैं। उसमें टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। मशीन लर्निंग जो है इसमें एल्गोरिथम होता है, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सारे एप्लीकेशंस हैं ये एल्गोरिथम पे चलती हैं, जिसमें उन्हें ट्रीटमेंट आउटकम्स उनमें बताए जाते हैं बीमारियों के बारे में। जितने भी आप AI जो चैटबॉट्स हैं उनको खोल के देख लें, उनके अंदर आप कोई भी डाटा इंपुट करोगे किसी भी हवाले से तो वो आपको फ़ौरन से उसकी सारी डिटेल दे देंगे। चाहे आप किसी पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में पूछें तो वो उस बीमारी का भी बता देंगे कि इसको पेशेंट को कौन सी बीमारी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी हमारे पास AI सिस्टम है, जिसमें जो AI होता है वो जिस भी लैंग्वेज में पेशेंट बात कर रहा हो वो उसको समझता है, उसके इमोशनल स्टेट को डिटेक्ट करता है और उनको रियल टाइम थेरेप्यूटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उनसे बातचीत भी करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास है वियरेबल टेक्नोलॉजीज़। वियरेबल टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, फिटनेस ट्रैकर हैं, और जो हमें फिजियोलॉजिकली हमें मॉनिटर करते हैं, जैसे हमारे स्लीप मोबाइल फ़ोन में भी आजकल ये मौजूद हैं, ये एप्लीकेशंस या रेस्ट वॉचेस में भी हैं, जो हमारी स्लीप हमारे हार्ट रेट एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, और उसको एनालाइज करते हैं और वो मेंटल हेल्थ में किस तरह चेंजेस में किस तरह हेल्पफुल होती हैं वो भी ये देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल फ़ोनोटाइपिंग। इसमें हमारे पास जो ऑनलाइन जो डाटा होता है उसको, जैसे स्मार्टफोन्स में या वियरेबल वॉचेस में जो हमारे पास डाटा होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बिहेवियर पैटर्न को, और जो हमारे अर्ली साइंस जो होते हैं किसी भी बीमारी के उनको डिटेक्ट करके हमें पहले से अवेयर कर देते हैं कि ये इस बीमारी के होने के चांसेस हैं। इस तरह के डिजिटल हमारे पास टूल्स मौजूद हैं जो पहले ही बीमारी के बारे में हमें बता देते हैं। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ क्यों ज़रूरी हैं, वाई दिस मैटर्स, किया हमें क्यों इतना मैटर करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ ही हैं जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करवाने में कि ह्यूमन के अंदर जो इनविजिबल ऑब्जर्वेशन है उसकी उसको आगे लेके जाना, ताकि कोई क्राइसिस से होने से पहले उससे बचा जा सके। और ये इंसान को मतलब केयरेटिव होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि वो केयर करे अपनी, के वक्त से पहले कोई बीमारी होने से पहले उसकी इंटरवेंशंस किस तरह की जाए। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट देती हैं। तो इसमें हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे AI बोर्ड्स हैं और वेयरेबल वॉचेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, डिजिटल फोन टाइपिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इधर देखनी है। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल हेल्थ एंड टेली हेल्थ इंटरवेंशंस। मैंने टेली हेल्थ के बारे में आपको पहले ही बताया है कि जो ऑनलाइन शिफ्टिंग है सारी स्मार्टफोन के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए या चैटबॉट के ज़रिए हम अपनी हेल्थ केयर इंटरवेंशंस करते हैं, उसको हम टेली हेल्थ कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये टेली हेल्थ स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका पहले तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल से, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट सिस्टम तब आया जब हमारे पास कोविड आया था। कोविड ने टेली हेल्थ अडेप्टेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि उस वक्त लोग घरों में, लॉकडाउन हो गया था, घरों में थे, तो तब सारा सिस्टम ऑनलाइन करवा देते। इसी तरह हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स को भी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि वो अपना काम ऑनलाइन करें। उसके बाद हमारे पास करंट सिचुएशंस में आ जाती हैं जो हम आजकल ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। उसमें टेली साइकेट्री है। टेली साइकेट्री में हमारे पास रिपोर्ट थेरेपी सेक्शंस हैं। जैसे पहले है वो इंटरव्यू टाइप होते थे, अब ऑनलाइन होता है, तो जो जैसे CBT है वीडियो कॉल पे भी करवाई जाती है। उसके बाद AI चैटबॉट्स हैं,
वही जो ChatGPT है, डिप्सी है, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, चैटबॉट्स हैं। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करो, वो आपको इमोशनल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद डिजिटल थेरेपिटिक्स हैं, उसमें एविडेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंटरवेंशंस हैं कि आप जो अपने बिहेवियर सिम्टम्स उसमें डालते हैं एप्लीकेशन में, तो वो आपको पर्सनलाइज बिहेवियर इंटरवेंशंस दे देगा कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के, आपको स्ट्रेस इश्यूज़ हैं तो आप उसे पूछ लें तो वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पूरा डाटा प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट पेशेंट मॉनिटरिंग के। रिपोर्ट का मतलब होता है ऑनलाइन पेशेंट की मॉनिटरिंग किस तरह की जा सके। उसके पहले तो हम सिम्टम्स डाल देते हैं वहाँ पे, वो कंटिन्यूसली उस सिम्टम्स को ट्रैकिंग करते हैं ये वाले रिपोर्ट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, और फिर उनको जो उनके अंदर कंसर्निंग चेंजेस होती हैं उनको मॉनिटर करते रहते हैं कि अब पेशेंट में क्या चेंजेस आएंगे, अब क्या आएंगे। ये इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें, जो अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने की हमारे हमारे पास क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले एसेसिबिलिटी, कि ये इजीली एसेस होते हैं, कितनी भी पॉपुलेशन हो उसमें आने जाने का मसला भी नहीं होता, फ़ौरन घर से पे बैठ के इसको आराम से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जैसे हमारे पास ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनल लोगों की कमी है, तो इसमें रिपोर्ट सिस्टम के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों को एक वक्त में डील कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े स्केल पे ये करवाई जाती हैं ये क्लासेस। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूस केयर। हम जब वीकली सेशंस लेते हैं या डेली सेशन लेते हैं ऑनलाइन, तो उससे क्या होता है हमारी केयर और देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है बनिस्बत उसके कि महीने महीने बाद थेरेपीज़ ली जाएँ, अपॉइंटमेंट ली जाए, उसका टाइम बचता है और ये कंटिन्यूअस रहता है प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। ये सारा सिस्टम यही होता है, तो इसमें ड्रॉप आउट सिस्टम नहीं होता ज़्यादा कि लोग बीच में टर्मिनेट करके चले जाएँ वक्त की वजह से या कोई और मसले की वजह से। इसमें सारा कुछ जो AI है वो असिस्ट करता है सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल जो लिम्बिक असेस है, लिम्बिक कहते हैं हमारे जो थाइज़ हैं, पैरों के थाइज़ हैं, इनकी जो असेसमेंट होती है उनके रेट के ज़रिए, जैसे पाँव पे के ऊपर वो कुछ नालियाँ फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी कंटिन्यूसली हमारी बॉडी की जो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसकी असेसमेंट करते रहते हैं। उसको लिम्बिक असेस कहते हैं। उससे जैसे अगर हमारा ब्लड शुगर लो हो रहा है या कुछ भी प्रोसेस लो हो रहा है तो वो हमें फ़ौरन से बता देते हैं कि ट्रीटमेंट का असर बॉडी पे हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशंस। जो AI है ये इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हमारी हेल्प कर रहा है उसी तरह इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। AI टूल्स लैक द नोस्ट एम्पैथी। नोस्ट एम्पैथी कहते हैं कि ये जो एम्पैथिक रिलेशनशिप होता है कि हम किसी को देख के उसके जज्बात को समझ जाते हैं, उसको दुख, उसके इमोशंस को, कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन AI ये इमोशंस नहीं समझ सकता जो इंसान समझता है। उसके दुख के अंदर उतना ही दुखी नहीं होता जैसे इंसान होता है। वो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग उसके ज़रिए ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो ह्यूमन होता नहीं है। तो इमोशंस की कमी की वजह से वो पेशेंट्स को समझ नहीं पाता और वो थेरेपीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता जो ह्यूमन थेरेपिस्ट उनको देते हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट हमेशा मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन वो बेस्ट वर्क जैसे ह्यूमन करते हैं वो उस तरह का नहीं होता। ह्यूमन केयर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन ह्यूमन बन नहीं सकता। ये बहुत बड़ी इसका ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास है पर्सनलाइज्ड थर्ड आउटलाइन है मेडिसिन एंड हेल्थ साइकोलॉजी की। पर्सनलाइज्ड प्रिसीजन होना कैसे ज़रूरी है। जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट को हेल्थ साइकोलॉजी में, जिसमें पर्सनलाइज्ड सेक्रेटरी जो मार्केटिंग है उस प्रोजेक्ट में जो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, वो तकरीबन जो अब से लेकर 2032 तक इसके अंदर ईयरली जो ग्रोइंग हो रही है वो 11.3 हो रही है एनुअली, और इसकी रीच तकरीबन $10.75 बिलियन पे इसके अंदर जो सरमाया है वो लगाया है साइंटिस्ट ने। उसके बाद इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है। मेडिसिन जो प्रोवाइड की जाती हैं, जो मेडिसिन हमारे पास हमें मिलती हैं इंडिविजुअल्स की, वो जेनेटिक बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डाटा के ज़रिए हमें प्रोवाइड की जाती हैं, और ये साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में बहुत इस्तेमाल होती है। पहले जो मेथड्स थे वो ट्रायल एरर वाले मेथड्स, उनको उन अप्रोचेस के ज़रिए जो सिलेक्शन होती थी उन्हीं को थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाइड करके ये वाली टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। अच्छा, हमारे पास जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है उसमें कौन कौन सी की कंपोनेंट्स हैं जो आजकल हमें हेल्पफुल कर रहे हैं। सबसे पहले है डर्मा को जाइनोमिक्स। डर्मा को जाइनोमिक्स को कहते हैं कि डर्मा का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। जो हमारे जेनेटिकली रिड्यूस्ड मेडिसिन होती हैं वो इसमें जेनेटिक टेस्ट
टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग में हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है, जिसमें आजकल जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए हाइब्रिड काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इसमें पेशेंट को अगर हम ह्यूमन में देख लें तो जेनेटिक टेस्ट के ज़रिए हाउ पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू साइकेट्रिक मेडिसिन, की वो जो पेशेंट हैं उनके अंदर वो मेडिसिन के क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और वो उनके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं और आउटकम्स जो हमें रिजल्ट्स किस तरह अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल फ़ोनोटाइपिंग। डिजिटल फ़ोनोटाइपिंग वही स्मार्टफ़ोन्स या हमारे पास वॉचेस हैं, उसके ज़रिए हम उनको मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स को, और उनको रियल वर्ल्ड सेटिंग में हम ये इनेबल होती हैं ये, और मतलब लोगों को आसानी से एक्सेसिबल होती हैं, ताकि हम फ्यूचर जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकें और उसके रिस्क फैक्टर्स कम से कम हों। उसके बाद हमारे पास है AI ड्राइवन ट्रीटमेंट मैचिंग, उसमें ब्रेन स्कैनिंग प्लस बिहेवियर डाटा टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस बिफोर बिगिनिंग ट्रीटमेंट। आज कल हमारे पास जो सिटी स्कैन है, MRI है, इस तरह की हमारे पास मशीनरी है, जिसके ज़रिए हम उसको पहले से ही उसके पूरे चेकअप को करा करते कि और उसकी बिगिनिंग में ही ट्रीटमेंट को हम जारी करते। कोई भी बीमारी अगर हो रही हो तो इसके ज़रिए पहले से पता लगाया जा सकता है उस बीमारी का। उसके बाद हमारे पास है कल्चरली पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन। जो कल्चरली पर्सनलाइज्ड जो पहले से थेरेपीज पेशेंट्स को दी जाती थी, जो कल्चर बिलीव्स के थ्रू दी जाती थी, उन्हीं को और ज़्यादा इम्प्रूव करके इन्हेंस करके उस पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोग। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस। जैसे हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इनको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स को लैब के अंदर ब्रेन जैसे सेक्रेटरी पैटर्न जैसे स्लीप डाटा है, सोशल कनेक्शंस हैं, मैट्रिक्स हैं और साइटेटी मेकर्स टू मीच पेशेंट्स विद ऑप्टिमल ट्रीटमेंट फॉर कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम पैनिक अटैक टू डिप्रेशन की। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं, जिनके अंदर ये सारी चीज़ों को मेजर किया जा रहा था कि उनके पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन को पेशेंट्स को किस तरह मैनेज किया जा सके, उनके स्टाइडल फैक्टर्स हैं या सोशल कनेक्शन उनको किस तरह इंप्रूव किया जा सकती है। सारी प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रीज़ में की जा रही है, नॉर्मल लेबॉर्ट्रीज़ में भी करवाई जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास चैलेंजेस हैं जो पोस्ट इस फेज़ में देखे जा रहे हैं, ऑनलाइन फेज़ में, कि हाईली कॉस्टली ये सारा प्रोसीजर होता है। फर्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योर भी होता है, लिमिटेड भी होता है, इनसिक्योर भी होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो क्लिनिक होते हैं स्पेक्टिसिज्म पे होते हैं, मतलब इनको ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई एविडेंस बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उन क्लिनिक्स पे भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नीड फॉर डाइवर्स ट्रेनिंग डाटा टू अवॉइड एल्गोरिथम बाइस, कि ना इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि उसके बहुत ज़्यादा वायरल हो चीज़ें, एल्गोरिथम उसको समझ सके। उसके बाद हमारे पास है एथिकल इश्यूज़ इन हेल्थ साइकोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस, कि हमारे पास एथिकल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है नेविगेटिंग द न्यू लैंडस्केप, कि जब नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। जैसे हेल्थ साइकोलॉजी में टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हमारे पास एथिकल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल लोग हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं ट्रेंड्स को। हमारे पास ट्रेडिशनल एथिकल चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कल्चरल कम्पिटिस, जो कल्चरल कम्पिटेंस है हेल्थ साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इसको, जैसे कल्चरल बिलीव्स हैं, उन कल्चरल जो वो अपने आप को इम्पोज करते हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं पेशेंट्स पे, तो वो चीज़ें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंज में डालती हैं। कि पहले वो जो बीमारियों के इलाज के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, अब उनको मॉडर्न टेक्निक्स को समझने में, उनको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद है डुअल रिलेशनशिप, जो कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं, कि मल्टीपल रिलेशनशिप टाइप एग्जिस्ट, जैसे सोशल, फेमिनल और बिजनेस, इन सारे टाइप्स को समझना और उनको एक साथ लेके चलना। उसके बाद हमारे पास है रिसेप्शन इन रिसर्च। रिसेप्शन कहते हैं धोखा देने को, कि हमें ना इस जब रिसर्च बेनिफिट्स को हम ले रहे होते हैं तो हमें उनके पोटेंशियल हार्म्स का पता होना चाहिए, कि वो किस तरह उनकी मेथोडोलॉजीज़ जो होती हैं वो उनको समझना मुश्किल होता है। बाज़ वक़्त वो हमें धोखा भी दे सकती हैं, क्योंकि ये मशीनरी है, मशीनरी में कोई डाटा सही इनपुट होता है, कभी नहीं होता, कि वो हमें कभी सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी नहीं देते। उसके बाद हमारे पास है एंड ऑफ लाइफ केयर, रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी while addressing for psychological consequence of decision about preventive care and assistant suicides। मतलब इसके अंदर कहते हैं कि हमें पेशेंट्स की जो पर्सनल लाइफ है ना, जो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई भी साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस हो, कोई भी नताइज हो, लेकिन हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है। पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी की तरह से उसकी डेथ होती है या वो सुसाइड वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर फ्यूचर के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो AI सिस्टम है उसको इंटरप्रेट उसी के ऊपर हमें
रिलाई नहीं करना, बल्कि उसको समझना है, उसकी रिकमेंडेशन को जनरेट करना है, लेकिन उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन इन लूप। एआई शुड सपोर्ट नॉट रिप्लेस क्लिनिकल जजमेंट। एआई सपोर्ट कर सकता है उस सिस्टम को, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स को इतनी स्ट्रांगली मैनेज नहीं कर सकता जैसे इंसान करते थे, लेकिन ये सेंट्रल पार्ट होता है हेल्थ साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है क्यूरेटिव। जो पर्सनलाइज अप्रोच हैं वो स्प्लिट होती हैं हेल्थ साइकोलॉजी की डिस्पार्टीज में, जैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं पॉपुलेशंस में, मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होते हैं लोगों के। तो उन अप्रोचेस को ये मतलब असेस कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कितना एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्रेडिट होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास है डायनेमिक कंसल्ट। डायनेमिक कंसल्ट में हमारे पास है अलाउिंग पेशेंट टू कंट्रोल हाउ देयर डाटा इज़ यूज्ड एज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्व, कि हम जो पेशेंट होते हैं उनसे पूछ के उनको सब कुछ समझा के किया जाता है कि उनका जो डाटा है वो उसको हम किस तरह टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। होपफुल आप लोगों को समझ आया होगा। हाफिज़।